आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिनका नाम शायद दुनिया भर में कई लोगों ने सुना होगा। मुफ्ती इस्माइल मेंग। जी हाँ, मुफ्ती मेंग। हमारे पास उनके जीवन और काम से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। और सोचने वाली बात है, जिम्बाब्वे में जन्मे एक इस्लामी विद्वान जिनके परिवार की जड़ें भारत में हैं। हाँ, और कैसे वो आज दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, खासकर डिजिटल माध्यमों से। बिल्कुल, और यही उनकी कहानी का मैं कहूँगा सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ एक धार्मिक विद्वता की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे परंपरा, शिक्षा और आप कह सकते हैं आज के जमाने की टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर एक अनोखा प्रभाव पैदा कर सकती हैं। सही। उनका सफर कई संस्कृतियों और विचारों का संगम है असल में। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? उनका जन्म, जैसा आपने कहा, 1975 में हरारे, जिम्बाब्वे में। परिवार मूल रूप से तो भारत के गुजरात से था, पर कई पीढ़ियों से वहीं जिम्बाब्वे में बसा हुआ था। हाँ, कई पीढ़ियों से। और उनके पिता मौलाना मूसा मेंग, वो खुद एक जाने माने आलिम थे और मुफ्ती मेंग के पहले उस्ताद भी। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस दोहरी विरासत का, मतलब अफ्रीकी और एशियाई जड़ों का, उन पर क्या असर पड़ा होगा? देखिए, ये सांस्कृतिक जड़ें बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। इसने उन्हें अफ्रीकी और एशियाई दोनों तरह के जो मुस्लिम समुदाय हैं, उनसे आसानी से जुड़ने में मदद की। अच्छा। और परवरिश में भी अनुशासन और इज्जत पर जोर तो था। अच्छा। लेकिन जैसा उन्होंने खुद बताया है, सजा से ज्यादा मिसाल देकर और नरमी से सिखाया गया। तो ये शुरुआती मूल्य शायद उनके बाद के संदेशों में भी झलकते हैं, ये हम कह सकते हैं। ये बात तो है। हाँ। अच्छा, और उनकी तालीम के बारे में बताएं। पहले तो उन्होंने कुरान याद किया, हिफ्ज जिसे कहते हैं। हिफ्ज किया जी। उसके बाद वो गए मदीना यूनिवर्सिटी, सऊदी अरब। वहां उन्होंने फिक्ह में महारत हासिल की। फिक्ह, ये मतलब इस्लामी कानून और उसके सिद्धांत समझना। सही कहा, बिल्कुल। इस्लामी न्यायशास्त्र, ये उन्हें इस्लामी कानून की एक गहरी और कह सकते हैं पारंपरिक समझ देता है। और इसके बाद वो भारत भी आए। गुजरात में दारुल उलूम कंथारिया से उन्होंने मुफ्ती की डिग्री ली। अच्छा, तो मुफ्ती वो होते हैं जो इस्लामी कानून पर आधिकारिक राय या फतवा दे सकें? जी बिल्कुल, जो इस योग्य माने जाते हैं। तो आप देखें, उनकी जो बुनियाद है वो काफी मजबूत और पारंपरिक है। हाँ, ये तो है। लेकिन मजे की बात यह है, और शायद यही उनकी खासियत है, कि इतनी गहरी पारंपरिक शिक्षा के बावजूद उनकी पहचान बनी उनके बिल्कुल अलग अंदाज से। बिल्कुल। जिम्बाब्वे लौटकर वे देश के ग्रैंड मुफ्ती बने, जो कि एक बहुत बड़ा ओहदा है। जी, बहुत बड़ा पद है। पर दुनिया भर में जो उनकी शोहरत फैली, वो उनके भाषणों से फैली, जिन्हें वो अक्सर बड़े मजाकिया लहजे में रिमाइंडर कहते हैं। हाँ, रिमाइंडर। और ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और शायद यही अंदाज उनकी ग्लोबल अपील का राज है। वो भारी भरकम मजहबी बहसों से बचते हैं। उनका तरीका सीधा है, सरल है, और अक्सर उसमें हंसी मजाक भी होता है। हाँ, देखा है मैंने। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप देखें, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। 40 से ज्यादा देशों में वो लेक्चर दे चुके हैं। 40 से ज्यादा? जी। उनका संदेश अक्सर आपसी भाईचारे और अतिवाद के खिलाफ होता है। अच्छा। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ विवाद भी हुए हैं, कुछ देशों में यात्रा प्रतिबंधों का भी उन्हें सामना करना पड़ा है। पर वो लगातार एक तरह से शांतिपूर्ण इस्लाम की ही बात करते रहे हैं। तो उनके संदेशों में कौन सी बातें हैं जो खास तौर पर उभर कर आती हैं? मैंने नोटिस किया है कि वो शुक्रगुजारी पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, शुक्रगुजारी। जलन और घमंड से बचने पर, परिवार के रिश्ते निभाने पर, और आजकल तो वो मेंटल हेल्थ जैसे मुद्दों पर भी काफी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आज के जमाने के उदाहरण इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं। हाँ। तो वो धर्म को कोई बोझिल चीज बनाने के बजाय उसे जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल और कह सकते हैं पॉजिटिव तरीका बताते हैं। सही। सांप्रदायिक मुद्दों से वो आमतौर पर दूरी रखते हैं। उनका फोकस व्यक्तिगत सुधार पर ज्यादा रहता है, जैसे प्यार, विनम्रता, अच्छा बर्ताव। ये उनकी बातों का सार है, आप कह सकते हैं। उनकी एक मशहूर कहावत भी है शायद, अपनी मुश्किलों को अपनी पहचान मत बनने दो। हाँ, ये बहुत मशहूर है। और एक और है, अतीत एक सबक था, उम्र कैद नहीं। वाह। ये बातें दिखाती हैं कि वो कैसे धर्म को एक उम्मीद देने वाले, हौसला देने वाले नजरिए से पेश करते हैं। ये जो संतुलन है ना, ये काफी दिलचस्प है। पारंपरिक ज्ञान और एकदम आधुनिक सुलभ संवाद शैली। उनकी मोटिवेशनल मोमेंट्स जैसी किताबें और पॉडकास्ट भी हैं। जी हाँ, बहुत लोकप्रिय हैं। और वो शायद इसी वजह से इतने कामयाब हैं। लेकिन कभी ये सवाल उठता है कि क्या इस सरलता की वजह से उनके संदेश की गहराई कहीं कम तो नहीं हो जाती? देखिए, एक वाजिब सवाल है जो कुछ लोग उठा सकते हैं, पर शायद उनकी शैली का मकसद ही यही है कि जो मुश्किल बातें हैं वो भी आम लोगों तक आसानी से पहुंचे। जाहिर है कुछ अकादमिक लोग शायद महसूस करें कि इससे गहराई कम होती है, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है वो दिखाती है कि ये सुलभता की जरूरत शायद बहुत ज्यादा है आज। सही बात है। वो जटिल धार्मिक नियमों की व्याख्या में जाने से ज्यादा रोजमर्रा की जो नैतिकता है, आध्यात्मिकता है, उस पर जोर देते हैं। सही कहा। उनका काम एक तरह से दिखाता है कि कैसे पारंपरिक मूल्यों को आज की पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाया जा सकता है, रिलेटेबल बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ धर्म के लिए नहीं, बल्कि शायद किसी भी तरह के ज्ञान को फैलाने के लिए एक सबक हो सकता है। निश्चित रूप से मुफ्ती मेंग की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज की जो डिजिटल दुनिया है, जहां ध्यान खींचने की इतनी होड़ है, हाँ। वहां जो गहरा ज्ञान है, जो परंपरा है, उसे कैसे सार्थक और प्रभावी ढंग से पेश किया जा सकता है।
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी पर वाकई कोई असर डाले। ये सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं है, ये संवाद की कला का भी सवाल है। वाकई बहुत सोचने वाली बात है, और शायद यही संतुलन आज हर क्षेत्र में प्रभावी संचार की कुंजी है। खैर, चलिए आज की इस दिलचस्प चर्चा को यहीं रोकते हैं जी। उम्मीद है मुफ्ती मेंग के जीवन और उनके वैश्विक प्रभाव की ये झलक हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी और कुछ सोचने को मिला होगा।